नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे विपणन के तत्व, विपणन बाजार के विभाजन, बाजार के लक्ष्य। विपणन के तत्व में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं वो हैं उत्पाद, कीमत, प्रचार और स्थान। इन चारों तत्वों के सहयोग से हम विपणन के तत्व को लेकर आगे बढ़ते हैं और विपणन में सामंजस्य स्थापित कर या परिवर्तन करके ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। इन चारों तत्वों को विपणन के मिश्रण तत्वों के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कोई रसोइया होता है, अपने भोजन को बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मसालों का प्रयोग करता है, जिससे कि उसके भोजन सुगंधित और स्वादिष्ट बन जाए। उसी प्रकार विपणन के तत्व में उत्पाद, कीमत, प्रचार और स्थान, ये चार चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो विपणन के तत्व को विक्रेता और ग्राहकों के बीच में प्रभाव उत्पादक बनाते हैं। उत्पाद में खास तौर से डिज़ाइनिंग, विशेषताएं, गुणवत्ता का फैलाव, आकार, प्रारूप जिसको मॉडल कहते हैं, रूप प्रस्तुति, गारंटी के नाम सम्मिलित होते हैं। इसमें उपयोग के लिए प्रशिक्षण, मरम्मत, रख रखाव भी सम्मिलित है। जब तक हमारे उत्पाद में विशेषता नहीं रहेगी या गुणवत्ता नहीं रहेगी, हम अपने उत्पाद को मार्केट में अच्छी तरीके से बेच नहीं पाएंगे। उसके आकार, मॉडल, रूप कैसा है उसका, प्रस्तुति, जब चूँकि हमारा माल बन जाएगा तो उसका प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद माल बन जाने के बाद कि मार्केट में वो कितने दिन तक चलेगा, साल भर चलेगा, 6 महीने चलेगा या 5 साल चलेगा, सारे सामानों पर गारंटी लिखी होती है और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अब जब माल बन के तैयार हो जाता है तो उस पर न्यूनतम मूल्य लिखा जाता है कि मूल्य उसका कितना है और क्या % छूट होगा, कमी होगी, ऋण होगी, फिर किस्तों में होगा। विवरण शर्तों में पूरा हम माल के ऊपर लिख देते हैं। जब ये भी काम हो जाता है तब जो है तीसरा काम आता है कि माल को प्रचार के लिए हम ले जाते हैं। तो प्रचार में के लिए हम विज्ञापन का सहारा लेते हैं, संचार माध्यमों का, ऑडियो, वीडियो का चुनाव करते हैं, संदेश का प्रचार करते हैं। प्रदर्शन की बारंबारता, जैसे जब तक प्रदर्शन की बारंबारता नहीं रहेगी वो चीज़ ग्राहक के मस्तिष्क में नहीं चढ़ पाएगी। और जब प्रदर्शन की बारंबारता रहेगी, बार बार चीज़ें जब आएंगी मस्तिष्क के सामने, तो निश्चित तौर पर वो ग्राहक को दिमाग में हंट करेगी और ग्राहक उसके बारे में सोचेगा कि नहीं, अब इसको हमको लेना चाहिए। फिर जनसंपर्क अभियान, प्रचार में जनसंपर्क अभियान भी एक प्रचार का हिस्सा है। आदमी जाता है, बताता है, बिक्री के लिए प्रोत्साहन करना। जो सेल्समैन लगे होते हैं वो लगातार बिक्री को प्रोत्साहन करने के लिए जो है अपने दुकानदारों को, अपने प्रमोटर्स को लगातार कहते हैं कि सेल बढ़ाइए, और इसके लिए वो अपने दुकानदारों को गिफ्ट भी देते हैं। और कई व्यापारी तो जैसे लोहे के व्यापारी हो गए, सीमेंट के व्यापारी हो गए, अगर उनका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने दुकानदारों को या अपने एजेंटों को वो देश दुनिया की साल के अंत में टारगेट को पूरा हो जाने पर सैर भी कराते हैं, पैकेज देते हैं, टूर का पैकेज देते हैं। वो चाइना का दे सकते हैं, जर्मनी का दे सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने का, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन। तो सीमेंट हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, या कोई भी चीज़ जो यदि कंपनी ने अपना टारगेट रखा है और दुकानदार यदि टारगेट पूरा कर देता है
तो निश्चित तौर पर कंपनी प्रोत्साहन के लिए उसको बार बार टारगेट के लिए जो है उसे इनाम के स्वरूप में पैकेज देती है। खरीदने का स्थान तय होना चाहिए, प्रचार के लिए प्रदर्शन होना चाहिए, व्यापारिक वस्तुएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है कि स्थान। तो स्थान में खुदरा बिक्री केंद्र हो सकते हैं, थोक बिक्री केंद्र हो सकते हैं, परिवहन, भंडारण, सूचीपत्र, आदेश, पूर्ति और आपूर्ति के तरीके आदि सम्मिलित होते हैं। तो सेवाओं के मामले में विपणन मिश्रण के ये 4 रूप शामिल किए जाते हैं। ये लोग, प्रक्रिया और भौतिक तत्व हैं। सेवा प्रदान करने वाले मनुष्यों का सहयोग होता है। बगैर मनुष्य के हम सेवा न तो ले सकते हैं और न तो सेवा दे सकते हैं। जिनकी मैन पावर मजबूत हैं उनके काम बहुत ही अच्छे तरीके से चलेंगे, क्योंकि हर काम का मशीनीकरण नहीं किया जा सकता है। वे सेवा उत्पाद के अभिन्न हिस्से हैं जो मैन पावर है। सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में मिलती जुलती है, लेकिन सेवा व्यापार में ग्राहक द्वारा उपभोग किए जाने के समय भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। वह उत्पाद की प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। प्रक्रिया के संबंध में प्रत्येक ग्राहक की संतुष्टि अनिवार्य है, क्योंकि ग्राहक जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक सेवा का कोई मतलब नहीं है और वो विपणन, मार्केटिंग आगे नहीं बढ़ पाएगी। मनुष्य के समान प्रक्रिया भी सेवा का आंतरिक हिस्सा के अंतर्गत आता है। क्योंकि मनुष्य का संतुष्ट होना, कोई भी चीज़ हो, जब तक संतुष्टि नहीं रहेगी तब तक जो है हम काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और प्रत्येक काम संतुष्टि के लिए ही किया जाता है। सेवा उत्पादक के परिसर में सेवाएं ही खरीदी जाती हैं और उपभोग की जाती हैं। ग्राहक के परिसर में सेवाएं कम ही मामलों में उपलब्ध होती हैं। पर्यटन के मामले में ग्राहक को पर्यटक स्थल तक ले जाना होता है, ये भी संतुष्टि का कार्य है। भौतिक परिवेश से ग्राहक की संतुष्टि में लगातार बढ़ोतरी होती है। जब हमको ले जाएगा, दिखाएगा तो हम देख के खुश होंगे, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो हमको लगेगा कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है। अतः जहाँ सेवाएं प्रदान की जाती हैं वहीं सज्जा, प्रदर्शन आदि का विशेष ध्यान दिया जाता है। हम जहाँ भी गए हैं पर्यटन स्थलों पर, हम देखते हैं कि पर्यटन स्थलों को काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा और व्यवस्थित किया जाता है। देखते हैं गाड़ी के लिए पार्किंग अलग है, या जहाँ भीड़ वाले स्थल हैं वहाँ पर जूते चप्पल के लिए जो है अलग काउंटर बनाए गए हैं और का सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड की हैं। बाज़ार एक तरफ, भोजन की प्रक्रिया एक तरफ, मंदिर एक तरफ, मस्जिद एक तरफ। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित किस लिए की जाती हैं? क्योंकि ग्राहक की संतुष्टि, अगर ग्राहक वहाँ जाके संतुष्ट नहीं हो पाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वहाँ ग्राहक नहीं जाएगा, क्योंकि वो असंतुष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ रहे, अगर संतुष्टि नहीं मिलेगी तो आदमी नहीं जाना पसंद करेगा। विपणन के मिश्रण का जो प्रत्येक तत्व है, प्रत्येक तत्व का मतलब उत्पादन, कीमत, प्रचार और स्थान, प्रत्येक तत्व अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसका सीधा असर जो पड़ता है वो ग्राहकों के ऊपर पड़ता है। अगर हम इसमें किसी भी कड़ी की, किसी भी चीज़ की अवहेलना कर देंगे तो सीधे हमारी चीज़ें जो है वो क्या होंगी, प्रभावित हो जाएंगी और हमको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि बाज़ार जो है अपना प्रभाव जमाने के लिए विक्रेता इनमें से किसी भी एक तत्व का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है। प्रचार संबंधी विषय के हम जो है जब चर्चा करते हैं तो प्रचार का तरीका उसका अपना भी हो सकता है या जो है माध्यम भी हो सकता है, विज्ञापन के माध्यम हो सकता है, संचार के माध्यम हो सकता है, संदेश के माध्यम से हो सकता है। जैसे कि हम पहले भी, कल भी हमने बताया था कि जब हम मोबाइल खोल के कोई भी चीज़ें देखते हैं यदि, तो बीच में ही ऐड आ जाता है 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, और वो तब तक नहीं हटेगा जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। अगर हमने दबा दिया तो फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, आएगा। जैसे जोमेटो का ले लीजिए,
जोमेटो या मैगी ले लीजिए, तो हमको मैगी खाना तो नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा है हमको 10 सेकंड तक देखना मजबूरी है। अब ये संभावना है मार्केट की, ऐसी संभावना जैसे मान के चलिए हम तो नहीं खाएंगे, लेकिन हमारे घर का बच्चा अगर मैगी की डिमांड कर देता है तो हमारे दिमाग में एक बार आएगा कि फिर जो ऐड आया था चलो वही मार्केट में डिमांड करते हैं। और जब हम मार्केट में डिमांड करेंगे तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि इस मार्केटिंग ने हमारे मस्तिष्क में जो है स्थान बना लिया और वो अपने मार्केटिंग में सफल। यही है प्रचार, और प्रचार के माध्यम से यही है बिक्री। तो बाज़ार किसी न किसी तरीके से हमको प्रभावित करती है और हम बाज़ार से प्रभावित होते हैं, क्योंकि बाज़ार जो होती है वो हमसे जो है हमारी थैली से पैसा निकालने का ढंग खोजती है और रोज़ नित नए प्रयोग करती है बाज़ार। यही बाज़ार का असली लक्षण है। अब बाज़ार का विभाजन और बाज़ार का लक्ष्य, तो उत्पाद के मौजूदा और संभावित ग्राहक, जैसे भी मैंने बताया कि संभावना, मैगी का उदाहरण दिया कि हम अब मैगी नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे घर का बच्चा अगर मैगी मांगेगा और कहेगा कि हमको डेयरी मिल्क की टॉफ़ी चाहिए और हमको मैगी चाहिए, हमको चाउमीन चाहिए, तो निश्चित तौर पर हमको आपको बाज़ार जाना होगा और इन सारी चीज़ों को लेके आना होगा। हम संभावित बाज़ार हैं, हम ना खाते हुए भी बाज़ार का हिस्सा है, हमको ले आना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो बाज़ार जो है स्पेस बनाती है, और जिन्हें अपने घरों के बाहर रहना पड़ता है और वो रहने के लिए होटल का उपयोग करते हैं, और एक व्यक्ति को अभी इस प्रकार की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, होटल की ज़रूरत तो नहीं है हमको, अभी तो अपने घर में हैं, सब लोग अपने अपने घर में हैं, लेकिन अभी टूर पर चलेंगे तो तुरंत सबसे पहले हो जाएगा कि कितने बच्चे हैं, पता लगा 50 बच्चे, कितने कमरे की ज़रूरत होगी, पता लगा 10 कमरे की, तो हमारी चिंता तो बढ़ जाएगी और हमें जो है निश्चित तौर पर होटल की ज़रूरत पड़ेगी। अब कैसे होटल की ज़रूरत पड़ेगी, अब ये जेब के ऊपर निर्धारित होता है, जैसी हमारी जेब वैसे हमारे होटल। खैर, तो संभावित ग्राहक हैं हम उसके होटल के। विपणन एक प्रयत्न का हिस्सा है, मतलब मार्केटिंग, इनमें संभावित ग्राहक भी लक्षित होते हैं और यहाँ पर इस आशा में प्रयत्न किया जाता है कि कोई भविष्य में आएगा और होटल की सेवाएं लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक भविष्य के आधार पर रणनीतियाँ नहीं बनाई जाएंगी तब तक जो है हम कार्य नहीं कर पाएंगे, और यही जीवन जीने का एक तरीका है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे घर के बाहर ठहरने वाला हर व्यक्ति 5 सितारा होटल का संभावित ग्राहक नहीं है, वो सराय का भी ग्राहक हो सकता है, सामान्य होटल का भी ग्राहक हो सकता है। यहाँ तक कि सभी विदेशी मेहमान भी संभावित ग्राहक नहीं होते हैं, क्योंकि वो कम से कम पैसे में घूमना चाहते हैं। जैसे हम, अगर सराय मिल जाए, केवल रात को ठहरने का होटल मिल जाए, तो दिन में हम लोग पैदल टहल कर काम चला लेंगे। 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, जितना 5 स्टार होटल वाला पैसा होगा वो सब हम लोग खाने पीने में और सामान खरीदने में लगा देंगे। इसे ही बाज़ार का एक हिस्सा कहते हैं। ये बाज़ार का एक हिस्सा है। होटल के जो ग्राहक हैं, जहाँ पर ठहरते हैं और वे सुविधा का भी उपभोग और उपयोग करते हैं, इनमें कई समूह होते हैं। जैसे उपभोग और उपयोग की बात, कि जो भी होटल में पर्यटक ठहरने जाता है तो वो ये सोचता है कि हमको सारी चीज़ें मिल जाएं, जैसे भोजन मिल जाए, चाय मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, ये सारी चीज़ें तो वो चाहेगा। अगर ये सारी चीज़ें उसको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि उसकी आधी समस्या ख़त्म हो जाती है खाने पीने और रहने की तो मिली चाहिए, खाने की भी अगर उसी होटल में मिल जाती है और सस्ते और अच्छे दरों पर, तो निश्चित तौर पर वो संतुष्ट होकर खाए पिएगा, सोएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय का उपयोग पर्यटन में या घूमने में लगाएगा और मार्केटिंग करने में लगाएगा। इनमें जो दूसरे कई समूह होते हैं वो उनकी
उनके अलग अलग हिस्से होते हैं और उनकी अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं। वो महंगे पर्यटक भी हो सकते हैं, 5 स्टार होटल में भी रहने वाले हो सकते हैं, और बहुत सारे व्यापारी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं जो 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 2 स्टार होटल और 1 स्टार होटल का उपयोग करते हैं। और सबके उद्देश्य भी अपने अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि अधिकारी किसी शहर में गए हों और देर रात तक मीटिंग कर रहे हों, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। बिजनेसमैन भी हो सकता है मीटिंग में इन्वॉल्व, रात को 2 बजे आए तो डिमांड होगी उनकी रात को 2 बजे भोजन करने की, तो निश्चित तौर पर होटल वाले को तो ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए भोजन सप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से अन्य चीज़ें भी हैं। कुछ होटल जो बड़े बड़े होटल हैं, 5 स्टार होटल हैं, वो अपने में तरण ताल, मतलब जैसे स्विमिंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करते हैं, और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नियमित मेहमान 2 अलग हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं, जिनमें कि उम्र की दृष्टि के देखकर किया जाता है। इसके अलावा यह भी ध्यान दिया जाता है कि इस बात का कि ताल में, तरण ताल में वो कितना समय बिताएंगे और ग्राहक किस प्रकार के हैं, इस बात का देखा जाता है कि तरण ताल उनका स्वच्छ है कि नहीं। 5 स्टार होटल में जब हम जाएंगे तो विभिन्न प्रकार की ये सारी सुविधाएं जो है मिल जाएंगी। और कई हिस्से ऐसे हैं जैसे पृथक, मूर्त, अलग से पहचान किए जाने वाले और सटीक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले आवश्यकताओं और व्यवहारों को अलग अलग पहचान किया जाता है, और इनके आधार पर जो है हमको विभिन्न हिस्सों का विभाजन भी करते हैं। जैसे भौगोलिक क्षेत्र का विभाजन, तो क्षेत्र कैसा है, जिला कैसा है, जनसंख्या क्या है, बहुलता क्या है, जलवायु क्या है, शहरी है या नगरीय है। तो और फिर जनसांख्यिकी, तो परिवार का आकार कैसा है, धर्म कैसा है, लिंग कैसा है, व्यवसाय कैसा है, शिक्षा कैसा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। मानस चित्र संबंधी जैसे मूल्य की व्यवस्थाएं कैसी हैं, जीवन की शैली कैसी है, और व्यक्तित्व के प्रकार कैसे हैं। अब खरीदारी की आदत, तो खरीदारी की आदत डिपेंड करती है मात्रा के आधार पर, बारंबारता के आधार पर, ज़रूरत के आधार पर, समझौते और संविधाओं के आधार पर। अब मात्रा तो डिपेंड ये करता है, जैसे खरीदारी जब हम दूर और नज़दीक दोनों को कंपैरिजन करके बताते हैं कि मात्रा, जैसे डेली वाली चीज़ें जैसे हो गई, दूध हो गए, खाने पीने वाली सब्जी हो गई, तो इसमें हम रेगुलर लेंगे, बारंबारता भी रहेगी, हमारी ज़रूरत भी है। कम ज़्यादा परिवार के अनुरूप हो सकता है। अब लेकिन हम दूर चले गए तो जैसे हम लोग जो है नीलगिरी की पहाड़ी गए, तो नीलगिरी की पहाड़ी पे गए और चाय पत्ती देखे, कॉफ़ी देखे, तो हम लोगों ने सोचा कि ये तो रेगुलर यूज होने वाली चीज़ है, तो 1-1 किलो, आधा किलो, पाव भर, जैसे जिसकी क्षमता रही उसने उसको खरीदा, लेकिन एक ही बार खरीदा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने यहाँ आते हैं तो चाय नहीं खरीदते, बार बार खरीदते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो दीर्घावधि तक के लिए होती हैं, जैसे 4 व्हीलर्स हो गई, 2 व्हीलर। तो खरीदारी जो होती है, कुछ चीज़ें दीर्घ अवधि के लिए, कुछ चीज़ों के लिए बारंबारता के लिए खरीदी जाती हैं। पर्यटक बाजार को निम्नलिखित आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। पर्यटकों के आने जाने के स्थान और उद्गम स्थल, गंतव्य स्थल। यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य छुट्टी मनाना है, तीर्थ यात्रा करना है, स्थल का दर्शन करना है या खरीदारी करना है। ये सारी चीज़ें यात्रा में, या शैक्षणिक पर्यटन, तो जो जिस उद्देश्य से जाता है। जैसे बहुत सारे परिवार छुट्टी का आनंद लेने जाते हैं, वृद्ध जितने भी हैं वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, व्यापारी जितने हैं तीर्थ यात्रा और स्थल का दर्शन और मनोरंजन के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग खरीदारी के लिए भी जाते हैं। हम लोग भी देखे और जाने, साइट नोट किए, ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी मार्केट से और उनकी मार्केट में ज़मीन आसमान का अंतर भी है, और चीज़ें भी ओरिजिनल है। ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। जैसे मऊ का आदमी है तो
अगर उसको ख़रीदारी ज़्यादा करनी हो, अच्छी करनी हो, तो वो तुरंत बनारस चला जाएगा। तो ख़रीदारी के लिए भी एक पंथ दो काज हो जाएगा, वहाँ जाएगा, मंदिरों के दर्शन करेगा, धार्मिक उद्देश्य की भी पूर्ति कर लेगा और ख़रीदारी भी कर लेगा। आर्थिक स्तर और खर्चा करने की प्रवृत्ति, अब ये डिपेंड करता है कि आर्थिक स्तर और खर्चा करने की प्रवृत्ति कैसी है। यदि वो सामान्य आदमी है और खर्चा भी करना चाहता है तो निश्चित तौर पर वो अपनी मार्केट से ख़रीदारी करना ज़्यादा पसंद करेगा। और यदि जो है ग्राहक क्षमतावान है, पैसे वाला है, तो निश्चित तौर पर वो बड़ी मार्केट में जाना पसंद करेगा, बनारस जाएगा, बम्बई जाएगा, कलकत्ता जाएगा, या जहाँ पे जो चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है वहाँ जाएगा और चीज़ों की खरीदारी कर अपने आप को, क्योंकि ग्राहक संतुष्टि का मामला जो है डिपेंड करता है उसकी जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था के आधार पर कि उसके पास उसकी थैली में कितना पैसा है। और जनसांख्यिकी की विशेषताएं जैसे उम्र क्या है, लिंग क्या है, व्यवसाय क्या है, दृष्टिकोण क्या है, इसके आधार पर भी पर्यटन बाजार प्रभावित होता है। तो व्यवसाय और दृष्टिकोण, तो व्यवसाय जैसे शिक्षा है, तो विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर पर्यटन को भ्रमण के दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से, जानने समझने की दृष्टिकोण से जब आगे बढ़ेंगे, जाएंगे, तब जो है वो अपने एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाएगा। व्यापारी जब जाएगा तो निश्चित तौर पर साल भर अपने काम को करते करते ऊब जाता है, तो उसके मन में ये आता है कि चलो चला जाए, कुछ मन का हेर फेर करने के लिए, प्राकृतिक चीज़ों को देखने के लिए, एक बहाने से धार्मिक स्थलों का दर्शन भी हो जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा और पर्यटन भी हो जाएगा के करने लिए। तो विभिन्न लोग जो है विभिन्न दृष्टिकोण से जो है चीज़ों को रख कर जो है दर्शन करने जाते हैं। रहने की प्राथमिकता, तो रहने की प्राथमिकता भी जो आएगी वो भी अर्थव्यवस्था के आधार पर आएगी। कोई भी व्यक्ति, सबसे पहली बात तो ये है कि अच्छी से अच्छी जगह पे रहना चाहता है। अब मामला डिपेंड ये करता है कि उसकी पॉकेट क्या एलाउंस करती है। यदि पॉकेट कम है, अर्थव्यवस्था उसके पास आर्थिक कम है, तो वो कम खर्चे में जो है काम चलाएगा और बेहतर से बेहतर घूमने का, उपभोग करने का काम करना चाहेगा। जैसे कैंपों में रहना पसंद करेगा या आरामदायक होटलों में रहना पसंद करेगा, कारमा में रहना पसंद करेगा। तो मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें जो है किस आधार पर निर्भर करेगा कि उसके पास पैसा कैसा है। परिवहन के साधन की प्राथमिकता, तो परिवहन के साधन की प्राथमिकता भी जो है ये फिर वहीं पैसे वाली बात आ जाती है। एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, वायु, समुद्र, सड़क या रेल, तो इन सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। और बाज़ार का प्रत्येक हिस्सा ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप अलग अलग होता है। कोई एक संगठन सभी हिस्सों की ज़रूरतों को पूरा ही नहीं कर सकता। प्रत्येक संगठनों को ये तय करना होता है कि किस हिस्से में दखल देंगे और किस हिस्से में दखल नहीं देंगे। हम लोगों ने इतना भ्रमण किया और ये देखा कि सब चीज़ें सब जगह नहीं मिलती हैं। कपड़े की मार्केट अलग होती है, मिठाई की मार्केट अलग होती है, खिलौने का मार्केट अलग होता है। तो सब एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सब में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। सबके अपने नियम कानून हैं और उस नियम कानून के तहत वो बंधे होते हैं और अपने लक्ष्य को तय करते हैं। प्रत्येक संगठन को ये तय करना होता है कि वो किस खास हिस्से में या हिस्से में दखल देगा। तय किए गए हिस्से को ही जो तय किया जाता है वही हिस्सा लक्ष्य कहलाता है। संगठन अपने उद्देश्यों और क्षमताओं के आधार पर बाजार की पहचान कराता है। उसी के आधार पर, उसी के नाम पर उस स्थान को जाना और पहचाना जाता है। लक्ष्य बाजार की पहचान हो जाने पर इसके बाद ध्यान में रखते हुए नियोजन और कार्यान्वयन किया जाता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जैसे कोडाईकनाल लेते हैं। कोडाईकनाल बड़ी छोटी जगह है, कुल मिला जुला के 20-25 किलोमीटर होगी। एक गांव है। कल्पना करिए कि कभी भी गांव का जो आदमी रहा होगा वो ये तय किया होगा कि हमको यहाँ पर
प्रकृति का उपयोग कराने के लिए, पर्यटन स्थल बनाने के लिए होटल का निर्माण किया और प्रत्येक लोगों ने होटल वहाँ के गांव लोगों ने बनाया। तो नियोजन, पहले प्लानिंग डेवलप किया उन्होंने और फिर उस पर कार्यान्वयन किया और कार्यान्वयन के बाद उसके सामने उनके पास बाजार खड़ी हुई और वो प्रतिस्पर्धात्मक रूप में उनको उन्होंने डेवलप किया और लक्ष्य बाजार की प्राथमिकताओं और व्यवहार की पद्धतियों के अनुसार उन्होंने सेवा देना प्रारंभ कर दिया। सेवा देने का तात्पर्य ये है कि होटल, ठहरने के लिए भोजन, बाजार, परिवहन, मोटर गाड़ी, ये सारी चीज़ें जो है, सारी चीज़ें आने जाने लगी और जिसकी वजह से वो एक लक्ष्य के रूप में सम्मिलित हो गई। अब आते हैं सेवा के उत्पाद के रूप में। तो सेवा के उत्पाद में जो मुख्य चीज़ें हैं वो है अमूर्तता, अपृथक्करणीयता, विषमता, नश्वरता, स्वामित्व। तो अमूर्तता किसे कहते हैं? अमूर्तता हर वो चीज़ है जो वो दिखाई नहीं देती है पर एहसास कराती है। जैसे सेवाएं अमूर्त होती, हम किसी भी चीज़ की सेवा ले रहे हैं, दिखाई तो नहीं दे रही है लेकिन जो उसके भौतिक रूप तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें महसूस किया जा सकता है और चखा जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए एक शैक्षिक संस्थान को ले लीजिए जिसमें भवन होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, पार्क होंगे, सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन उसे देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, परंतु इनसे कोई भी वहाँ प्रदान की जाने वाली शिक्षा की प्रवृत्ति को, गुणवत्ता को मापा या निर्धारित नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा स्कूल हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, लेकिन शिक्षक और विद्यार्थी ही ना हो तो वहाँ की गुणवत्ता का मापन कैसे हो? नहीं हो पाएगा। बहुत ही घटिया स्कूल हो, मड़ई में चलने वाला हो, गांव में चलने वाला हो और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकलकर दुनिया की विभिन्न सेवाओं में जा रहे हों, विभिन्न पदों पर पहुंच रहे हों, तो उस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में छोटा वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो अमूर्त चीज़ें हैं जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं वो वहाँ पर बहुत ही अच्छी हैं, जिनको सेवा कहते हैं। तो यहाँ के उत्पाद, जिसको शिक्षा, मूल्यांकन का विकास, बुद्धि और संस्था के चरित्र के द्वारा तय होता है, जो मैंने बताया। इस विकास को महसूस किया जा सकता है परंतु मापा नहीं जा सकता है। इसी कारण शिक्षा और संस्था के उत्पादन का निर्धारण तो होता है परंतु यह अमूर्त होता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है। प्रदत्त सेवाओं को देखा, सूंघा, मापा, स्पर्श किया जा सकता है। इसे उत्पाद के प्रभाव से ही अनुभव भी किया जा सकता है। एक चिकित्सक किसी रोगी की जांच करता है और उसके इलाज के बारे में निर्णय लेते समय उसके छाती पर आला लगाता है, आवाज़ सुनता है, रिपोर्ट पढ़ता है, परंतु इसके लिए उसे भुगतान नहीं किया जाता है। उसके ज्ञान, उसके अनुभव, उसके प्रशिक्षण, रोगी को छूकर, जानकर, सुनकर, पढ़कर, रिपोर्ट लेने के लिए जो सुझाव देता है उसके लिए उसका भुगतान किया जाता है, ना कि उसके ज्ञान के लिए। ज्ञान का यह उपयोग है जो उससे निकलने वाला अर्थ जो है, जो हमको वो जानकर ग्राहक की या पेशेंट की जो वो जानकर ठीक करता है, वो अमूर्त रूप है। अगर रोगी ठीक हो जाता है तो सेवा के प्रभाव को अच्छा समझा जाएगा और यदि रोगी नहीं ठीक होगा तो निश्चित तौर पर सेवा के प्रभाव को खराब समझा जाएगा। और यहाँ इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता सेवा कि डॉक्टर कितना बड़ा, कितना अच्छा है, कितना विद्वान है। यदि गांव का गंवार झोला छाप डॉक्टर यदि रोगी को ठीक कर देता है तो वो शहर में रहने वाले, बड़ी बिल्डिंग में रहने वाले डॉक्टर की तुलना में 1000 गुना अच्छा है और वो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता है। अमूर्तता की जो विशेषताएं हैं, एक तरफ शुद्ध वस्तु तो दूसरी तरफ शुद्ध सेवा के बीच स्थित होती हैं।
इसी प्रकार सेवा उत्पाद में कुछ सेवाएं बिल्कुल अमूर्त होती हैं जो दिखाई ही नहीं देती हैं, जैसे शिक्षा, सूचना और परामर्श। इसी प्रकार सेवा के उत्पाद जो मूर्त उत्पाद होते हैं, जैसे लॉन्ड्री हो गया, सज्जा हो गया, और ऐसी सेवाएं जो मूर्त उत्पाद खुदरा हो सकती हैं, बिक्री, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं और मूल्य में वृद्धि कराती हैं। अब अपृथक्करणीयता पर चर्चा करेंगे कि अपृथक्करणीयता क्या है, कि मतलब जिस चीज़ को अलग ही न किया जा सके, अपृथक्करणीयता कहते हैं। किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण कारखाने में किया जाता है, उसे दुकानों से खरीदा जाता है, घरों में लाया जाता है, सुविधा का हम उपभोग करते हैं, लेकिन जब कोई वाहक एक चिकित्सक जैसी सेवाएं खरीदता है तो सेवा का उत्पाद और उपभोग एक ही साथ संबंध होता है। तो ये जो उत्पाद और उपभोग है ये अपृथक है, इसको पृथक नहीं किया जा सकता है। सेवा का उत्पाद जो है वो अमूर्त होता है और ग्राहक जो अनुभव करता है और अनुभव करने का जो तरीका है वो भी सीमित होता है। और इसी समय सेवा के उत्पादन और सेवा का उपभोग साथ साथ करता रहता है, जिसको हम पृथक नहीं कर पाते हैं, अपृथक्करणीयता की श्रेणी में खड़ा किया जाता है। जैसे एक होटल में हम जाते हैं, रेस्तरां में, तो वेटर की शालीनता, उसकी सेवा से ग्राहक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी जो सेवा ग्राहक की और व्यवहार जो है, वेटर की शालीनता का जो व्यवहार है वो उसकी आदत में सम्मिलित है। और वेटर कार्य करते वक्त ग्राहक की शालीनता को जो प्रभावित करता है, जो खुश करता है, परंतु ये जो घटित होता है न तो पहले घटित होगा न बाद में घटित होगा, ये उसी समय घटित होगा जब हम उसके पास जाएंगे। तो ये संतुष्टि का मामला है। वेटर इसे उत्पादित करता है। जब हम वहाँ पर जाएंगे तो वेटर उत्पादित करेगा और उसी क्षण हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार उत्पादन और उपभोग, वेटर ने सेवा से जो है उत्पादित किया और ग्राहक जो है, जो सेवा लेने गया है, उसका उपभोग किया। इन चीज़ों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से शिक्षक और विद्यार्थी आपसी संवाद का जन्म होता है। पढ़ना और पढ़ाना दोनों एक साथ साथ घटित होता है। अगर हम चाहें कि दोनों को अलग कर दें, अगर पढ़ना ना होगा तो पढ़ाने का काम भी नहीं होगा। अगर कोई चाहे कि बिना पढ़े हम पढ़ा दें, और दूसरी बात कि अगर विद्यार्थी नहीं होगा तो अध्यापक क्या पढ़ाएगा और किसको पढ़ाएगा। यही चीज़ हर जगह धीरे धीरे घटित होगी और ये उपभोग और उपभोग की दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है। ये है अपृथक्करणीयता। इसको हम जो है पृथक नहीं कर सकते हैं, एक साथ साथ घटित होती है। जैसे एक कक्षा में कई विद्यार्थी बैठे होते हैं, 60 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी को एक अध्यापक पढ़ाता है। लेकिन विद्यार्थियों, अलग अलग विद्यार्थी जो है अलग अलग तरीके से जो है उसको समझते हैं, सीखते हैं। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक अध्यापक जो है 60 विद्यार्थियों को, 100 विद्यार्थियों को या 1000 विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। पढ़ाता तो एक ही तरीके से, वो अपने ज्ञान को एक तरीके से दे रहा है, लेकिन ज्ञान ग्रहण करने वाला जो है वो अपनी क्षमता और समझ के आधार पर अलग अलग तरीके से उसको ग्राह्य कर रहा है। और ये जो क्षमता है ग्रहण करने की, ये उसके सीखने या उपभोग करने और उपयोग करने की प्रवृत्ति के आधार पर जो है निर्भर करता है। ये जो चीज़ें हैं इसको क्या कहते हैं, विविध उपयोग या उपभोग के स्तर कहते हैं। ये इनको भी पृथक नहीं किया जा सकता, ये भी अपृथक्करणीयता के अंतर्गत ही आते हैं। अब भिन्नता के रूप पर चर्चा करते हैं कि अपृथक्करणीयता के कारण किसी बने बनाए स्तरों के अनुरूप अग्रिम तौर पर सेवा का जो उत्पादन है वो संभव नहीं है। सेवा के उत्पादन और
मनुष्य के उपभोग में उसकी सीधी भागीदारी होती है। अतः सेवा के उत्पाद में गुणवत्ता एक समान नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती है। एक के लिए कोई चीज़ हो सकता है कि एक चीज़ किसी के लिए बहुत अच्छी हो और अगले के लिए वही अच्छी चीज़ एकदम खराब हो, ग्रहण ही नहीं कर सकता। एक व्यक्ति, एक आदमी के लिए आदर्श हो सकता है तो दूसरे आदमी के लिए वो आदमी दुनिया का सबसे खराब आदमी हो सकता है। तो इसलिए जो है ये भिन्नता का जो रूप है ये बना ही रहेगा, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे नियोजित यात्रा का कार्यक्रम जो है या एक रेस्तरां में ग्राहकों का व्यवहार से सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, परंतु अक्सर संतोषप्रद नहीं बल्कि सेवा उत्पादकों पर थोपा जाता है। जैसे किसी संस्था के हेड के रूप में प्राचार्य को ले लिया जाए, अगर कोई सोचे कि प्राचार्य जो है सबको संतुष्ट कर देगा तो हमारे हिसाब से ये संतुष्ट नहीं कर पाएगा और संभव भी नहीं है। किसी के लिए प्राचार्य बहुत अच्छे हो सकते हैं तो किसी के लिए वो दुनिया के सबसे बड़े खलनायक के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं। तो ये जो भिन्नता है ये बनी रहेगी। परिवार का मुखिया हो सकता है कि परिवार के 10 सदस्य हों तो 4 सदस्यों के लिए परिवार का मुखिया भगवान जैसा हो और 5 लोगों के लिए हो सकता है वो खलनायक की तरह वो प्रस्तुत होता हो। क्यों? क्योंकि वो उनके बार बार उनकी गतिविधियों को देखता हो, अंकुश लगाता हो, तो वो उनको बुरा लगता होगा कि ये तो बहुत दुष्ट आदमी है, मेरी हर एक्टिविटी को वॉच करता है और मुझे मना करता है, लेकिन वो इस बात को नहीं जान रहा है कि मेरा मुखिया जो है मेरे हित की बात कर रहा है। तो ये भिन्नता जो है बराबर बनी रहेगी। जैसे दूसरे उदाहरण, एक गैरेज में नियमित रूप से मरम्मत और रखरखाव का काम होता है, परंतु मशीन की आवाज़ तो एक मिस्त्री ही सुनता है और वो निर्णय करता है कि हमको पेचकस कितना ज़्यादा घुमाना है। ये मिस्त्री की योग्यता और अनुभव के आधार पर निर्णय किया जा सकता है और यह निर्णय सही है या गलत, इसके सारा जो है ये कार्य जो है ये मिस्त्री करेगा। अगर मिस्त्री की मना स्थिति ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पर जो है उसकी कार्य कुशलता प्रभावित हो जाएगी और कार्य खराब हो जाएगा। ये सबके ऊपर हो जाएगा। ये एक अध्यापक के ऊपर भी, अगर वो कायदे से नहीं पढ़ाएगा तो उसके जो है विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होंगे और वो भी जो है मना स्थिति खराब हो जाएगी और क्लास से भाग जाएगी। तो गैरेज में गाड़ियाँ आना कम हो जाएंगी, रेस्तरां में ग्राहक आने कम हो जाएंगे, क्लास में विद्यार्थी आना कम हो जाएंगे। ये जो भिन्नता का स्वरूप दिखाई देता है ये बारंबार जो है क्षमता के अनुरूप बढ़ता रहेगा और घटता रहेगा। निश्चित तौर पर ये बना रहेगा। नश्वरता, तो नश्वरता जो है चीज़ों की नष्ट होने की चीज़ है। जैसे अगर इस प्रकृति में कहा जाए तो संसार में केवल परिवर्तन का रूप ही एक ऐसा है कि जो नश्वर नहीं है, बाकी इस पूरी पृथ्वी पर सब कुछ नश्वर है। सब चीज़ें को नष्ट हो ही जाना है। जैसे एक सबसे बढ़िया उदाहरण दिया जाता है कि दीपावली के दिनों में पटाखे जो होते हैं, उत्पादक जो होता है वो खूब ढेर सारे पटाखे बनाता है और अपनी संभावित मार्केट के लिए जो है पटाखों को जो है वो तैयार करता है और तब तक भंडारण सुरक्षित रखता है जब तक कि जो है पटाखे बिक नहीं जाते हैं और बेचने वाला ही तब जाके संतुष्ट होता है जब उसके सारे पटाखे बिक जाते हैं। तो ये एक चीज़ क्या, नश्वरता का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। हम जो है पटाखों को सालों साल सुरक्षित नहीं रख सकते, एक सीमाबद्ध तरीके से जो है रख सकते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे मान के चलिए कि कुछ चीज़ें तुरंत नश्वर होती हैं या नश्वरता की तरफ चलती हैं। जैसे मान के चलिए हम किसी फिल्म में, किसी हॉल में जो है फिल्म देखने गए और फिल्म देखने गए तो कल्पना करिए कि जो है कोई ज़रूरी तो है नहीं कि सिनेमा हॉल की सारी सीटें हाउसफुल हो जाएंगी, वो भी चारों शो में हो जाएंगी। तो उस दिन की जितनी चीज़ें, जितनी सीटें बच जाएंगी, ऐसा भी नहीं है कि सब्जी तो है नहीं या सामान तो है नहीं कि हम उसको रख के अगले दिन बेच लेंगे। जितनी सीटें खाली रह गई सिनेमा हॉल की, बस की, रेल की, ट्रेन की, एयरवेज की या ऐसी जितनी भी दुनिया में चीज़ें,
वो तुरंत तुरंत नष्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पर उत्पादन हो ही नहीं पाया। हम उनको दोबारा काउंट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो क्षण उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। तो संग्रहण करने की जो क्षमता है, वस्तुओं के उत्पाद के मांग चढ़ाव, उतार और मांग चढ़ाव के आधार पर अपने कार्य में, संचालन में दिक्कतें खड़ी होती रहती हैं। अगर किसी समय आपूर्ति की कमी हो जाती है तो बाद में इसे पूरा करने का प्रयास भी किया जाता है। ग्राहक भी उपभोग से पहले चीज़ों को खरीदता है, संग्रहित करता है और उसे कार्य संचालन के स्थायित्व को वसूली के लिए लगातार आगे बढ़ाता रहता है। नश्वर होने के कारण सेवा के उत्पादक ऐसा स्थायित्व संभव नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें नश्वर हैं। इसलिए जो है चीज़ें क्या होती हैं, लगातार घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। अगर किसी वायुसेना में 20% जो है सीटें भरती हैं और 20 सीटें खाली रह जाती हैं तो निश्चित तौर पर वो उसी नश्वर हो जाती हैं। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर